बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 4.1 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, हमने इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि आपको इस तरह कोई एक्सप्रेशन दी जाए तो उस एक्सप्रेशन को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्ट आते हैं उनको फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन का जो पहला मेथड होता है या पहला तरीका होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मालूम करने का। यानी कि अगर आपको इस तरह कोई एक्सप्रेशन दी जाए तो आपने ये देखना होता है कि उस एक्सप्रेशन में जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं उन टर्म में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि सारे टर्म में कॉमन या मुश्तरक आ रही हो। जैसे पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये जो दो वैल्यूज है 6x और 12, इनको टर्म्स कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में हमने देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो। तो पहले अगर आप ये नंबर्स को देखें, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो देखिए हम इन दोनों नंबर्स को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो दोनों नंबर वाली वैल्यूज हैं या ये जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनमें 6 कॉमन होगा। ठीक है, और पीछे वेरिएबल रह गया, यानी कि ये जो x है तो x यहाँ पर आ रहा है और दूसरी वाली टर्म में x नहीं आ रहा है। इसका मतलब है x कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं या कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो नंबर है इनमें 6 कॉमन होगा। ठीक है, तो हम 6 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे। तो 6x में से जब आप 6 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और यहाँ पर ये 12 में से जब 6 को कॉमन लेंगे यानी कि 12 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो 6 था इसको एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। ये हमने इस एक्सप्रेशन को दो फैक्टर्स में या दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक फैक्टर यहाँ पर 6 आ रहा है और एक फैक्टर x+2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 2 पे, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में देखिए दो टर्म्स आ रही है, तो हमने देखना है कि इन दोनों टर्म में कौन सी वैल्यू कॉमन या मुश्तरक आ रही है। तो पहले अगर आप नंबर्स को देखें, यानी कि जो कोफिशिएंट वैल्यूज है 15 और 20, हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 5 जो है इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा ये जो नंबर्स हैं या कोफिशिएंट वैल्यूज हैं इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप वेरिएबल को देखें तो यहाँ पर y2 आ रहा है और यहाँ पर y आ रहा है। इसका मतलब है कि y यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो हम y को भी कॉमन ले लेंगे। तो मैंने 5y को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 15y2 में से 5y को कॉमन लेंगे तो 15 पे 5 डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड होगा, और y2 में से y कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन इनपुट किया। उसके बाद 20 में से 5 को कॉमन लेंगे, यानी कि 20 पे 5 को डिवाइड करें तो ये 4 टाइम डिवाइड होगा, और y जो है जो कॉमन चला जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया कॉमन फैक्टर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में हमने देखना है कि कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही, या आप कह सकते हैं कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए पहले अभी जो नंबर्स हैं या कोफिशिएंट वैल्यूज हैं 4 और 8, इनको देखें। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 4 से हम ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं या ये जो नंबर्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4। ठीक है, तो हम एक तो 4 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। उसके बाद पीछे वेरिएबल आ गए ए बी। ठीक है, तो देखें ए बी यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम ए बी को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमने 4ab ये हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। अब आप 4a2b में से 4ab कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखें ये 4 और b ये तो कॉमन चला गया, और a2 में से a कॉमन लेंगे तो पीछे a रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब 8ab2 में से आप 4ab कॉमन लेंगे तो 8 पे 4 डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है, और ये a जो है कॉमन चला गया, और b2 में से b कॉमन जाएगा तो पीछे b रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया कॉमन फैक्टर के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखें यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं और तीनों टर्म्स में वेरिएबल x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम ये x वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लेंगे। ये मैंने x कॉमन लिया। ठीक है, तो xy में से x कॉमन चला गया, पीछे y रह गया। यहाँ पर ये 3x2 में से हम x को कॉमन लेंगे तो 3x रह जाएगा, और ये 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब इस एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स आ रही हैं, तो तीनों टर्म में हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो पहले अगर आप ये नंबर्स को देखें, यानी कि जो कोफिशिएंट वैल्यूज है 3, 9 और 15, हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो 3 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट वैल्यूज हैं या ये जो नंबर्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स को देखें तो ये ए बी वेरिएबल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और ये इस तीसरी वाली टर्म में भी आ रहा है, तो हम ए बी को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे वेरिएबल में से। तो ये हमने 3ab को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 3ab को जब आप कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे 3a2b में से, ठीक है, तो 3 और b ये कॉमन फैक्टर चले गए, और a2 में से a को कॉमन लेंगे तो पीछे a रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 9ab2 में से आप 3ab को कॉमन लेंगे तो 3 9 पे डिवाइड होता है 3 टाइम,
ए जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे चला गया और बी टू में से बी कॉमन फैक्टर के तौर पे जाएगा तो पीछे बी रह जाएगा, ठीक है। और यहां पर अब 15 ए बी में से 3 ए बी को कॉमन लें तो 15 पे 3 डिवाइड होता है 5 टाइम और ए बी जो है ये कॉमन चला जाएगा तो सिर्फ हमारे पास 5 रह जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है। हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया कॉमन फैक्टर का मेथड यूज करते हुए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्चोरियली। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने पहले तो फैक्टराइज करना है जिस तरह के हमने क्वेश्चन 1 में एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, ठीक है। इनको फैक्टराइज करेंगे फिर उसको हम पिक्चर के थ्रू शो भी करेंगे, ठीक है। पिक्चोरियली हमने इसको शो भी करना है। तो देखें पिक्चर के थ्रू जो शो करने का तरीका है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर आप अपनी बुक के पेज 66 पे जाएंगे, देखें ये तरीका आपकी बुक में बताया गया है कि अगर हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पिक्चर के थ्रू या पिक्चोरियली अगर शो करेंगे, ठीक है, इसमें हम छोटी छोटी टाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए हम इस तरह छोटी सी टाइल डालेंगे। ये जो टाइल है ये स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, यानी कि इसकी चारों साइडें बराबर होंगी, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू 1 होगी तो उसको हम ग्रे कलर में शेड करेंगे और अगर हमारे पास वैल्यू -1 होगी तो उसको हम व्हाइट रखेंगे, यानी कि उसके अंदर हम ग्रे कलर को शेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू आएगी तो x को हम इस तरह रेक्टेंगल टाइप की टाइल में शो करेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी एक साइड थोड़ी लंबी रखेंगे और एक साइड थोड़ी छोटी रखेंगे। ये रेक्टेंगल शेप की जो टाइल होगी ये x को शो करेगा। और इसमें भी वही बात है कि अगर हमारे पास +x होगा तो इसका जो एरिया होगा उसको हम ग्रे कलर से शेड करेंगे और -x की सूरत में हम जो टाइल का एरिया है या रेक्टेंगल का एरिया है इसको व्हाइट ही रखेंगे, उसमें कोई भी कलर हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास x2 आएगा तो x2 को हम इस तरह स्क्वायर की शेप में शो करेंगे, क्योंकि देखें 2x आपस में मिलकर एक स्क्वायर या मुरब्बा बना लेते हैं, ठीक है। ये देखें अगर इसको हम यहां से हाफ करें तो ये x और ये x और x मिलकर x2 हो जाता है, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि अगर हमारे पास +x2 होगा तो उसको हम ग्रे कलर से शेड करेंगे और अगर -x2 होगा तो उसको हम व्हाइट ही रखेंगे। पर हमारे जो क्वेश्चन है अभी हम जो सॉल्व करेंगे उसमें कहीं पर भी हमने हमारे पास माइनस या नेगेटिव वैल्यू नहीं है। हमने जितनी भी वहां पर टाइल्स बनानी है या जितनी वहां पर रेक्टेंगल या स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे तो सबको हम शेड करेंगे ग्रे कलर से, क्योंकि सारी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। अब पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको पहले तो हम फैक्टराइज करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसमें यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही है, तो हमने देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पर देखें पार्ट 1 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इस एक्सप्रेशन को पहले हमने फैक्टराइज करना है, फिर हमने उसको पिक्चोरियली शो भी करना है, पिक्चर के थ्रू उसको शो भी करना है। फैक्टराइज करते हैं तो देखें यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही है, दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर हमने देखना है, यानी कि कॉमन वैल्यू। तो अगर आप ये नंबर्स देखें यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 15 आ रहा है। इन दोनों नंबर्स को कोई ऐसी वैल्यू है जो कि डिवाइड कर सकती है तो इन दोनों नंबर्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो दोनों नंबर्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर या कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो मैंने 5 यहां पर लिखा। अब 5x में से 5 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा और 15 में से 5 को कॉमन लेंगे यानी कि 15 पे 5 को डिवाइड करें तो ये 3 टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया सिंबॉलिकली। अब हम इसको पिक्चोरियली या पिक्चर के थ्रू शो करते हैं। तो देखें अब इसके लिए जो पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे वो इस तरह बनेगी। सबसे पहले तो देखें ये 5x है तो यहां पर अब x 5 टाइम आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू आएगी तो उसके लिए हम इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर अब 5x है तो मैंने 5 रेक्टेंगल यहां पर देखें ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 15 आ रहा है, ठीक है। 15 का मतलब है कि 15 छोटे छोटे यूनिट आएंगे या 15 छोटी छोटी टाइल्स हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखें इसको मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लूंगा। यहां पर ये 1 2 3 4 5 टाइम मैंने ये ड्रॉ कर ली, 5 मैंने ये ड्रॉ कर ली, 5 मैंने ये ड्रॉ कर ली, तो ये टोटल 15 हो जाती है, ठीक है। और इन सबको मैंने शेड कर दिया है ग्रे कलर से क्योंकि यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास देखें ये x + 3, देखें यहां पर 3 यूनिट आ रहा है ना 1 2 3, तो ये x + 3 यानी कि ये x + 3 ये वाला साइड आ जाती है और ये हमारे पास आ गया 5 यूनिट आ गया यानी कि ये वाला 5 यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को पिक्चोरियली भी ड्रॉ कर लिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसको पहले हमने फैक्टराइज करना है और फिर हमने जो फैक्टराइज करने के बाद इस एक्सप्रेशन को पिक्चर के थ्रू शो भी करना है, यानी कि पिक्चोरियली इसको शो भी करना है। तो अब इसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं। तो देखें अभी तक हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं उसके लिए हम ये करते थे कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती थी उसमें जितनी टर्म्स होती थी सब में हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते थे, जो भी मुश्तरका वैल्यू होती थी वो निकाल लेते थे। लेकिन अब इस एक्सप्रेशन में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है। इन तीनों टर्म में कोई भी मुश्तरका वैल्यू नहीं है। तो अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो मिडिल वाली टर्म आ रही है, दरमियान वाली टर्म आ रही है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। तो हम फिर उन 4 टर्म में से 2 टर्म्स के पेयर बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकेंगे, ठीक है।
तो अब ये मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, अब अभी जो आपको मैं मेथड बताने लगा हूं, इसके बाद जितने क्वेश्चन आ रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के, उन सब में यही मेथड हमने अप्लाई करना है। इस एक्सरसाइज के लास्ट तक अब हमने यही वाला मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए ये हम जानते हैं कि जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, इसमें ये एक्स वाई जेड जो वैल्यूज होती है, ये तो इनको वेरिएबल कहा जाता है, और ये जो अलग से नंबर आता है इसको कांस्टेंट कहा जाता है, और जो वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ आ रही होती है, जैसे कि ये 4 है, तो ये कोफिशिएंट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो जिस वेरिएबल के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई होती, हम जानते हैं कि वहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये जो x2 है इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पर ये इस x के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब हमने ये करना है पहले स्टेप में कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3 और ये जो पहली टर्म के साथ कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है 1, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने यहां से कोफिशिएंट की वैल्यू 1 उठाई और यहां से ये मैंने 3 को उठा के इनको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 3 मिला, ठीक है। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 3 मिले, ये वाला 3, ठीक है। और अगर उन दो नंबर्स को आपस में मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे ये दरमियान वाला नंबर 4 मिले, ठीक है। ये दो चीज मुझे चाहिए। तो देखें अगर हम ये 1 और 3 को ही ले लें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 3 मिल जाता है, यानी कि ये वाला नंबर तो मिल जाता है। और अगर 1 और 3 को आपस में हम ऐड करें तो हमें 4 मिल जाता है, यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली भी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मिडिल टर्म हमारे पास आ रही है 4x, ये जो 4 है इस 4 को हम इन दो वैल्यूज में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज में इसको हम तकसीम कर लेंगे, एक 1 में और एक 3 में। तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये तो मैंने x2 लिख दिया और यहां पर मैंने x प्लस 3x लिख दिया। मैंने इस 4x को ब्रेक कर दिया 1x में और 3x में। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप ऐड करेंगे तो x प्लस 3x ये वापस आपको 4x ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। तो ये हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। ये जो हमने दो नंबर यहां पर मालूम किए थे उन दो नंबर्स में इसको हमने ब्रेक कर लिया और प्लस ये मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो अब इसमें दो टर्म्स के पेयर बना के उनमें आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। पहले वाली जो दो टर्म देखें इसमें x जो है वेरिएबल कॉमन आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो आप वेरिएबल x को कॉमन ले लेंगे तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और यहां पर x कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब इन दो टर्म में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को आप कॉमन लेने तो पीछे ये 3x में से 3 कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा और ये 3 कॉमन जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो यहां पर ये देखिए अब दो टर्म आ रही है और दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो अब x प्लस 1 को आप कॉमन ले लें, पीछे ये x प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। हमने कौन सा मेथड यूज किया? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। हमने ये दरमियान वाली टर्म को ब्रेक किया, उसको दो पार्ट में तकसीम किया, उसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम इस चीज को शो करते हैं पिक्चोरली या पिक्चर के थ्रू शो करते हैं। देखिए इसकी जो पिक्चर बनेगी उस तरह बनेगी। अब इसमें देखें पहले हमारे पास क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। तो x2 के लिए मैंने आपको बताया था इसको हम स्क्वायर की शेप में शो करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड x और ये वाली साइड x मल्टीप्लाई होकर x2 बन जाती है, ठीक है। तो ये तो मैंने x2 का एरिया शो कर लिया। उसके बाद आ रहा है प्लस 4x आ रहा है, ठीक है। यानी कि x 4 बार आ रहा है तो x के लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते होते हैं, ये आपको मैंने बताया था। तो हम 4 रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे इस स्क्वायर के साथ। तो 3 रेक्टेंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली और एक रेक्टेंगल मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अगर ये 4 रेक्टेंगल मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो फिर हमारा जो प्रॉपर इस तरह जो पिक्चर बनेगी वो प्रॉपर रेक्टेंगल की शेप में नहीं बनती, इसलिए एक रेक्टेंगल को मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया। तो ये मैंने 4x के लिए 4 रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली और पीछे हमारे पास रह गया 3। अब 3 जो है इसके लिए हम 3 यूनिट या 3 छोटे छोटे बॉक्सेस ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने 3 यहां पर बॉक्सेस या 3 टाइल्स मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अब अगर आप इस पिक्चर को देखें यहां पर ये हमारे पास आ रहा है x प्लस ये आ गया 1, ठीक है। तो ये हमारा x प्लस 1 हो गया। और अगर यहां पर आप देखें तो ये आ रहा है हमारा x प्लस ये 1 2 3 यूनिट आ रहे हैं, तो x प्लस 3 यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ये वाली साइड बन जाती है, ठीक है। और चूंकि यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यू है, कोई भी माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसको मैंने जो शेड है इसका मैंने ग्रे कलर कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को पिक्चोरली भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई तो इसको हमने पहले फैक्टराइज करना है, फिर हमने इसको पिक्चोरली भी या पिक्चर के थ्रू शो भी करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें पहले स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो टर्म्स आती हैं हम देखते हैं कि उन सारी टर्म्स में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका फैक्टर तो नहीं है। तो इन तीनों टर्म्स में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन आ रही हो या मुश्तरका आ रही हो। तो फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, जिस तरह कि हमने पार्ट 2 को सॉल्व किया था कि जो दरमियान वाली यहां पर ये टर्म आ रही है, इस टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं, दो पार्ट में इसको तकसीम कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल ये 4 टर्म बन जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब इस टर्म को ब्रेक करने का मेथड आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि उसके लिए आपने क्या करना है। आपने ये जो तीसरी वाली टर्म आ रही है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 8, इसको और जो पहली वाली टर्म आ रही है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही हो। अब यहां पर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी, इसका मतलब यहां पर वैल्यू 1 है।
तो इस कोफिशिएंट वैल्यू 1 को और इस 8 को आप पहले स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये मैंने 1 और 8 लिखा। ये 1 कौन सा है? ये जो इस x2 के साथ कोफिशिएंट वैल्यू थी 1, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय ये 8 कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाता है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 8 मिले, और उन दो नंबर को अगर हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें ये 6 मिले। ये जो दरमियान वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 6, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिले, अगर हम प्लस या माइनस करें उन दो नंबर्स को तो हमें 6 मिले। तो देखिए अगर मैं ये दो नंबर ले लेता हूं 2 और 4, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 यानी कि ये वाली वैल्यू मिलती है, और 2 और 4 को आपस में ऐड करें तो हमें 6 मिलता है यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो मिडिल टर्म है यानी कि जो 6 आ रहा है इसको हम इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, 2 में और 4 में, ठीक है। तो मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेता हूं। तो इसको जब ब्रेक करेंगे ये तो आ गया x2 और 6x को मैंने लिख दिया 2x प्लस 4, यानी कि देखिए ये 2 और 4 में मैंने इस 6 को ब्रेक कर दिया। अब देखें ये जो 2x और 4x मैंने लिखा है इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे तो वापस आपको 6x ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और साथ में ये प्लस 8 लिख दिया। तो ये हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गई इस एक्सप्रेशन में। तो अब आप दो दो टर्म्स के पेयर बना के, जोड़े बना के उनमें से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। पहली वाली दो टर्म्स का अगर आप पेयर बनाएं तो इनमें वेरिएबल x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आप वेरिएबल x को कॉमन ले लें। x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा। इसी तरह अब यहां पर ये 4x और 8 इनमें से कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। तो देखें यहां पर ये जो नंबर आ रहा है 4 और 8, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 4 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, तो हम 4 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो 4x में से 4 कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, और 8 में से 4 को कॉमन लेंगे तो 8 पे 4 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अब आपके पास एक्सप्रेशन बन गई। तो अब देखें यहाँ पर दो टर्म्स बन गई इस एक्सप्रेशन में, और दोनों टर्म में x प्लस 2 अब कॉमन आ रहा है तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। पीछे ये x प्लस 4 रह जाएगा, इसको मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके फैक्टराइज कर लिया और हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म आ गई है। अब हम इस एक्सप्रेशन को शो कर लेते हैं पिक्चर की फॉर्म में, या पिक्चोरियली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखें इसकी जो पिक्चर बनेगी इस तरह बनेगी। सबसे पहले देखें x2, इसको हमने शो करना है तो x2 को मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर की फॉर्म में हम शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये साइड x हो गई और ये साइड x हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये x2 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6x। x को मैंने आपको बताया था कि x को शो करने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर x कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम आ रहा है। इसका मतलब है हमें 6 रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं 4 रेक्टेंगल मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली, ठीक है, और 2 रेक्टेंगल्स मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा 6x हो गया, और पीछे हमारे पास आ रहा है 8। तो अब हमने 8 यूनिट यानी कि 8 छोटी छोटी टाइल्स हमने, ये छोटे छोटे स्क्वायर हमने ड्रॉ करने, ठीक है। देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 ही हो गए और 4 ही हो गए। तो ये जो 8 है इसको भी हमने पिक्चर के थ्रू शो कर लिया। अब देखें हमारे पास ये जो पिक्चर बनी है इसमें ये आ रहा है हमारे पास x प्लस, यहाँ पर ये 2 यूनिट आ रहे हैं तो x प्लस 2 यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई। और इस तरह अगर आप देखें तो ये हमारा आ रहा है x प्लस, और यहाँ पर 1 2 3 4 यूनिट आ रहे हैं तो प्लस 4, यानी कि ये वाली जो साइड है ये इस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हमने जितनी बॉक्सेस यहाँ पर हैं, जितनी रेक्टेंगल्स हैं, सबको हमने ग्रे कलर में शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को शो कर लिया पिक्चोरियली भी। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 पे। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने पहले फैक्टराइज करना है, फिर हमने इसको पिक्चोरियली भी शो करना है, ठीक। तो देखिए हम पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। इसका सोल्यूशन है, मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते होते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स आती हैं हम देखते हैं कि उन सारी टर्म्स में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है। यहाँ पर 3 टर्म्स में, इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि ये जिस तरह के हमने पार्ट 2 और 3 को सॉल्व किया था कि ये जो मिडिल वाली टर्म आ रही है, दरमियान वाली टर्म आ रही है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको हम 2 टर्म में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास टोटल इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर बना के, जोड़े बना के उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब इस मिडिल टर्म को ब्रेक करने का आपको मैंने तरीका बताया कि हम क्या करेंगे। उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन की जो तीसरी वाली टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 4, इस 4 को हम जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही हो, अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं, इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो हम इस 1 और इस 4 को आपस में पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करें 1 को 4 से तो ये 4 आ जाएगा। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले, यानी कि ये वाला नंबर मिले, और अगर उन 2 नंबर्स को आपस में हम प्लस या माइनस करें तो हमें ये वाला 4 मिले, यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए।
तो देखें अगर मैं ये दो नंबर ले लूं 2 और 2, इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं आपस में ऐड करूं तो मुझे 4 यानी कि ये वाला नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो मिडिल टर्म आ रही है हमारे पास, ये जो 4 आ रहा है, इसको हम इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, इन दो नंबर्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 में और 2 में। ठीक है, तो अब मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करता हूं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बनेगी। देखिए ये तो मैंने x2 लिख दिया और 4x को मैंने लिख दिया 2x प्लस 2x। मैंने 4 को ब्रेक कर लिया 2 में और 2 में, यानी कि जो दो मैंने नंबर यहां पर मालूम किए थे, इन दोनों नंबर्स में मैंने इस 4 को ब्रेक कर लिया। अब देखें ये 2x और 2x, इसको अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो वापस आपको 4x ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस 4x को ब्रेक करके इस तरह लिखें, एक ही बात है, और साथ में प्लस 4 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स पे मुश्तमिल एक्सप्रेशन बन गई, तो उसमें आप दो दो टर्म्स के पेयर बना के, ये जोड़े बना के, उनमें से हम कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। पहले ये जो दो टर्म्स हैं इनका अगर हम पेयर बनाएं तो इन दोनों में देखें वेरिएबल x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हम वेरिएबल x को कॉमन लेंगे तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, और 2x में से x कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा। और अब ये जो दो टर्म्स में इनको पेयर बना के इनमें से हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो उसके लिए यहां पर देखें ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं 2 और 4, इन दोनों नंबर्स पे हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 जो है इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर सकती है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2x में से 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 4 में से 2 को कॉमन लेंगे यानी कि 4 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन बन गई। अब इसमें दो टर्म्स आ गई और दोनों टर्म में x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो अब इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये x और प्लस 2 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया मिडिल टर्म ब्रेक करके। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड के थ्रू हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम इसको पिक्चोरियली भी शो कर लेते हैं, यानी कि पिक्चर के थ्रू हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए जो पिक्चर बनेगी उस तरह बनेगी। देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, x2 आ रहा है, तो x2 के लिए मैंने आपको बताया था कि हम x स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने x2 के लिए ये एरिया ड्रॉ कर लिया। ये देखें ये इसकी एक साइड x हो गई, ये एक साइड x हो गई, दोनों मल्टीप्लाई होगी तो ये x2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 4x, यानी कि x 4 टाइम आ रहा है, और x के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने ये दो रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ कर ली और दो रेक्टेंगल मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली, तो ये हमारा 4x के लिए एरिया हो जाएगा। ठीक है, पीछे हमारे पास रह गया 4, तो अब इसके लिए हमने 4 यूनिट बॉक्स यानी कि 4 छोटे छोटे बॉक्सेस ड्रॉ कर लेने। तो ये मैंने देखें ये 2 और ये 2, 4 बॉक्सेस मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिए। तो ये वाला ये किसको शो कर रहा है, इस 4 को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमने इस एक्सप्रेशन को पिक्चोरियली भी शो कर लिया। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये हमारा आ रहा है x प्लस, यहां पर ये 2 यूनिट है तो x प्लस 2, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू आ रही है इसके लिए ये साइड हो गई। और अगर इस साइड को देखें तो ये हमारा आ रहा है x प्लस, यहां पर भी ये 2 यूनिट है तो x प्लस 2, यानी कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ये वाली साइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को पिक्चोरियली भी शो कर दिया। और ये सारा एरिया जो है इसको मैंने ग्रे कलर से शेड कर दिया, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू की सूरत में फिर हम ग्रे कलर नहीं करते, हम वो वाली जगह जो है वो खाली छोड़ देते हैं, उसको व्हाइट रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। ये हमें नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, इन एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है या इनकी हमने तजज़ी मालूम करनी है, यानी कि ये जो हमारे पास बड़ी एक्सप्रेशन है इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। वो जो छोटे छोटे पार्ट बनते हैं उनको फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में हमने ये करना होता है फैक्टराइजेशन के लिए कि हमें जो एक्सप्रेशन दी जाती है उसमें जितनी टर्म्स आती है, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं, तो हमने देखना है कि इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही। तो इन तीनों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी मुश्तरका वैल्यू नहीं है। तो अब फिर अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन के दरमियान वाली टर्म आ रही है, जो मिडिल टर्म है, इस टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे, 2 टर्म्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म यहां पर बन जाएगी। तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है या इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो उसका तरीका ये है कि आपको जब इस तरह एक्सप्रेशन दी जाए उसमें आपने ये जो थर्ड वाली टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है -12, इसको, और जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही हो, यहाँ पर आप देखें कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ लिखी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है इसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो इस 1 को और -12 को आप पहले स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखें ये 1 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -12 मिलेगा। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -12 मिले, और उन 2 नंबर्स को अगर हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें यहाँ पर ये जो x के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है, अब x के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर जब भी कोफिशिएंट की वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ लिखी हुई नहीं होती, इसका मतलब है उसके साथ कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है। तो हम जब उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमें 1 मिले,
और उन दो नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -12 मिले। ठीक है, तो देखें अगर हम ये दो नंबर ले लें 4 और -3, इनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको -12 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इन दोनों नंबर को आपस में हम माइनस करें, 4 में से 3 को माइनस करें तो आपको 1 यानी कि ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है इस वेरिएबल के साथ ये वाली वैल्यू भी मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ये जो दो नंबर हैं इन नंबर्स में इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो ये मैंने x2 लिख दिया और यहां पर प्लस x की जगह मैंने -3x प्लस 4x लिख दिया, यानी कि ये 4 और -3 में मैंने इस मिडिल वाली टर्म को ब्रेक कर लिया। अब देखें ये जो मैंने दो टर्म लिखी है, -3x को अगर आप 4x में से माइनस करेंगे तो वापस आपको ये प्लस x यही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप इस टर्म को इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, और साथ में ये -12 मैंने लिख दिया। अब हमारे पास देखें 4 टर्म बन गई है, तो अब हम दो दो टर्म्स के पेयर ये जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सारा रफ वर्क है। तो अब देखें ये पहले दो जो टर्म है इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें से हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि वेरिएबल x कॉमन हो जाएगा। तो मैंने x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और यहाँ पर 3x में से x कॉमन जाएगा तो 3 रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स हैं इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। तो देखिए ये जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 12 है, तो इनमें कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो हमें ऐसा नंबर चाहिए या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 4 जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब है 4 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 4 को अब जब कॉमन फैक्टर लेंगे पहले 4x में से तो यहाँ पर x रह जाएगा, और 12 में से 4 को कॉमन लेंगे यानी कि 12 पे 4 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखिए अब दो टर्म्स बन गई हैं और दोनों टर्म्स में x -3 जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो ये x -3 को मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे हमारे पास x + 4 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएगी पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, इसका सॉल्यूशन है। मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में तो हमने ये करना होता है कि हम देखते हैं कि अगर एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू आ रही है तो उसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म में कोई भी कॉमन या मुश्तरका वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे जिस तरह कि हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था कि ये जो मिडिल वाली टर्म आ रही है या दरमियान वाली टर्म आ रही है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएंगी। ठीक है, तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर मिला के जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब मिडिल वाली टर्म को हम ब्रेक करते हैं, दो टर्म्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आपने एक्सप्रेशन की जो थर्ड टर्म है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू 10 इसको, और जो इस एक्सप्रेशन में पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही होती है, अब x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 को और 10 को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए मैं ये 1 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 10 मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में मैं प्लस या माइनस करूं तो मुझे ये 7, ये जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं ये दो नंबर अगर लूं 2 और 5 को, इनको मल्टीप्लाई करें तो 10 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और 2 और 5 को ऐड करें तो 7 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे। 7 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 में और 5 में। ठीक है, तो इस टर्म को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। देखें ये तो मैंने x2 लिख दिया और 7x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2x में और 5x में, यानी कि ये 2 और 5 यहाँ पर जो हमने नंबर मालूम किए थे उन दोनों नंबर में मैंने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखें ये 2x और 5x को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 7x ही मिलेगा। तो आप इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह दो पार्ट में लिखें, एक ही बात है। और प्लस ये वाला 10 आ गया। अब आपके पास एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स आ रही हैं, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर्स बना के या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो देखें पहले ये जो दो टर्म्स है इनका पेयर बनाते हैं, तो इनमें कॉमन फैक्टर x वेरिएबल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और 2x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करें। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं 5 और 10, इनमें कॉमन फैक्टर हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 5 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 5 को हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। 5 को जब 5x में से कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 10 में से 5 को कॉमन लेंगे यानी कि 10 पे 5 को डिवाइड करें तो ये इसको 2 टाइम डिवाइड करें। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है जिसमें कि दो टर्म्स आ रही हैं और दोनों टर्म में x + 2 कॉमन आ रहा है, तो हम x + 2 को कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारे पास ये x और +5 रह जाएगा। तो ये हमने फैक्टराइज कर लिया इस एक्सप्रेशन को, और हमने यहाँ पर कौन से तरीके से उसको फैक्टराइज किया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से, यानी कि मिडिल वाली टर्म को हमने ब्रेक करने के बाद इसको फैक्टराइज कर लिया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है,
इसका सोल्यूशन है, हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में यही हमने देखना होता है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 3 टर्म्स आ रही हैं, तो इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में हम जब ये करेंगे कि ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 टर्म्स में इसको तकसीम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 टर्म बन जाएंगे। तो फिर हम 2 टर्म्स के पेयर बना के, जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकेंगे। तो अब ये मिडिल वाली टर्म है, इसको हमने ब्रेक करना है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपने क्या करना है कि जो थर्ड टर्म है या तीसरी वाली टर्म यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 8, इसको, और जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही हो, यहां पर अब कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है यहां पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो 1 को और 8 को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो ये 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। अब आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 8 मिले, और उन 2 नंबर्स को अगर आपस में आप प्लस या माइनस करें तो आपको -6 यानी कि जो मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं अगर ये 2 नंबर ले लूं -2 और -4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है, और 2 4 से मल्टीप्लाई करके 8 यानी कि हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों नंबर को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करें तो देखें दोनों चूंकि सेम साइन के साथ है तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। तो हमें कौन सी वैल्यू मिली, ये -6 यानी कि ये वाली वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इसका मतलब है ये वो 2 नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिलता है, और जिनको आपस में हम ऐड करते हैं तो हमें ये वाली कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल जाती है। तो हम ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ये जो -6 है इसको हम ब्रेक कर लेंगे -2 में और -4 में। ठीक है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं ब्रेक करके लिखता हूं, यानी कि जो मिडिल टर्म है इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये मैंने x2 एज इट इज लिखा, और 6x को मैंने लिख दिया 2x - 4x। मैंने ये जो 2 नंबर यहां पर मालूम किए थे, इन 2 नंबर्स में मैंने ये -6 को ब्रेक कर लिया, तकसीम कर लिया। ठीक है, अब देखें ये जो -2x और -4x ये मैंने लिखा है, इन दोनों को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको -6x यानी कि यही मिडिल वाली टर्म मिलेगी। तो आप ये टर्म इस तरह लिखे, या इसको ब्रेक करके इस तरह 2 पार्ट में लिखें, एक ही बात, और प्लस ये वाला 8 आ गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई जिसमें कि 4 टर्म्स बन गई है। तो अब आप 2 टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो 2 टर्म्स हैं इनका पेयर बनाते हैं, इनमें कॉमन फैक्टर देखें, वेरिएबल x यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। x2 में से x को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 2x में से x कॉमन जाएगा तो ये 2 रहेगा। ठीक है, अब ये 2 टर्म इनका पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो इनमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 4 और 8, इन दोनों में हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो 4 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने ये माइनस पुट किया और इस 4 को मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 4x में से 4 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और यहां पर ये प्लस जो है ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस आ रहा है तो इस प्लस को ये माइनस कर देगा, और इस 8 में से 4 को कॉमन लेंगे यानी कि 4 को 8 पे डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टर्म। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसमें अब ये x जहां पर 2 टर्म्स आ रही हैं और दोनों में x -2 जो है ये अब कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रहा है, तो इसको आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये x और -4 रह जाते हैं। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, पहले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने देखना है कि क्या सारी टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 4 टर्म्स बन जाएंगी, तो फिर हम 2 टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये मिडिल टर्म जो है -x, इसको हमने ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आपने एक्सप्रेशन की जो थर्ड वाली टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -56, इसको लेना है, और जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही हो, यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है x के साथ, इसका मतलब है इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो इस 1 को और -56 को हम पहले स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 1 को -56 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -56 मिलता है। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -56 यानी कि ये वाली वैल्यू मिले, और अगर उन 2 नंबर को आपस में हम प्लस या माइनस करें तो हमें ये -1 यानी कि ये जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है ये हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जब वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं होती तो उधर वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो मिडिल टर्म है इसके साथ 1 है, तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -56 मिले, और उन दोनों को आपस में हम प्लस माइनस करें तो हमें -1 मिले। तो देखें अगर हम ये 2 नंबर ले लें -8 और +7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -8 + 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -56 यानी कि ये वाला नंबर में मिल जाता है, और -8 और +7 इनको अगर आपस में हम ऐड करें तो आप 7 को 8 में से माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 8 चूंकि 7 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम आंसर में यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर लेंगे, यानी कि ये -1 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो -1 या ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है मिडिल टर्म के साथ, ये वाली वैल्यू भी हमें मिल जाती है। ठीक है,
तो हम ये जो दो नंबर्स हमें मिले हैं, इन दो नंबर्स में ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम तकसीम कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अब मैं ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करके लिखता हूं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, ये x2 मैंने एज इट इज लिख दिया और यहां पर इस माइनस x की जगह मैंने -8x + 7x, यानी कि ये -8 और 7 यहाँ पे ये जो दो नंबर मैंने मालूम किए थे, इन दो नंबर्स में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखें, ये जो मैंने यहाँ पर -8x और 7x लिखा, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो आपको वापस -x ही मिलेगा। ठीक है, तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इन दो टर्म्स में लिख दें एक ही बात। ठीक है, और साथ में ये -56 आ गया। अब आपके पास चार टर्म्स बन गई है, तो आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। पहले ये जो दो टर्म्स हैं इनका हम पेयर या जोड़ा बना के इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और 8x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 8 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे तो इनमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं 7 और 56, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 7 ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो हम 7 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। अब 7x में से 7 को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 56 में से 7 को कॉमन लेंगे यानी कि 56 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें दो टर्म्स बन गई है और दोनों में x -8 कॉमन आ रहा है, तो x -8 को कॉमन ले लें, पीछे ये x + 7 रह जाता है। तो ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, इसका सोल्यूशन है। हमने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में आप देखें कि आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सारी टर्म में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका फैक्टर तो नहीं है, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब दूसरे स्टेप में हम ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसको जब आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो फिर आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकेंगे। तो अब ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं। तो उसका तरीका आपको मैंने बताया कि आपने ये जो थर्ड वाली टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है -24, इसको लेना है, और जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही हो। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू इस x के साथ लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 को और -24 को आप पहले स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 1 को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -24 मिलेगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -24 यानी कि ये वाला नंबर मिले, और उन दो नंबर्स को अगर आपस में हम प्लस माइनस करें तो हमें -10 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है -10, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखें, अगर मैं ये दो नंबर ले लूं -12 और +2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -24 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और इन दोनों को अगर आपस में हम सॉल्व करें, इनको माइनस करें, 12 में से 2 को माइनस करें तो 10 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 12 चूंकि 2 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर आंसर में माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -10, यानी कि हमें ये जो मिडिल टर्म वाली जो वैल्यू है कोएफिशिएंट की, ये वाली वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये वो दो नंबर्स हैं जो कि हमें चाहिए। तो हम ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक कर लेते हैं इन दो नंबर्स। ठीक है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को अभी जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करके लिखता हूं तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें, ये तो मैंने x2 लिख दिया, और यहाँ पर इस -10x की जगह मैंने -12x + 2x लिख दिया, यानी कि ये जो दो नंबर मैंने मालूम किए थे, इन दोनों नंबर मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखें, -12x और +2x, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वापस -10x ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, और -24 मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये 4 टर्म्स बन गई हैं, तो इनमें हम दो टर्म्स के पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म है इनका पेयर जो जोड़ा बनाए, इनमें कॉमन फैक्टर देखें, वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो x2 में से x कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और यहाँ पर 12x में से x कॉमन जाएगा तो पीछे 12 रह गया। उसके बाद ये जो दो टर्म है इनमें से कॉमन फैक्टर देखें, तो उसके लिए जो नंबर्स हैं 2 और 24, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब है 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब 2 को आपने कॉमन फैक्टर लिया 2x में से, तो पीछे x रह गया, और यहाँ पर 24 में से 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 24 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें हमारे पास टोटल दो टर्म्स बन गई है। ठीक है, और दोनों में x -12 जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले सकते हैं। पीछे हमारे पास x + 2 रह जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह ये हमने इस टर्म को फैक्टराइज करके लिख दिया, और हमने मेथड यहाँ पे कौन सा यूज किया? मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, यानी कि मिडिल वाली टर्म को हमने ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सोल्यूशन है। हमने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में आप देखें, आपके पास ये जो तीनों टर्म्स आ रही हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब दूसरा स्टेप हम ये करेंगे कि जो मिडिल वाली टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे। इसको जब आप दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी। तो फिर आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं।
तो अब ये मिडिल टर्म है, इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि आपने ये जो थर्ड वाली टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -12, इसको और जो पहली वाली टर्म है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही हो, अब यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं लिखी हुई है इस वेरिएबल y के साथ, उसका मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 को और -12 को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करें, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको -12 मिलेगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -12 यानी कि ये वाला नंबर मिले, और उन दो नंबर को अगर हम आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें +4 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली मिलनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं ये दो नंबर ले लूं -12 और +6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -12 हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, और इन दोनों नंबर को आपस में अगर आप प्लस करें तो आपको +4 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि ये दो नंबर हमें चाहिए, इन दो नंबर्स में अब हम ये जो 4 है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, इसको तकसीम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी एक्सप्रेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी, देखें y2 मैंने एज इट इज लिख दिया और 4y को मैंने लिख दिया -2y + 6y, यानी कि ये -2 और 6 जो मैंने यहाँ पर मालूम किए थे, इन दो नंबर्स में मैंने इस 4 को ब्रेक कर लिया। अब ये जो मैंने -2y और 6y लिखा है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो आपको वापस 4y ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और माइनस ही मैंने 12 लिख दिया। अब आपके पास 4 टर्म्स आ रही है तो आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के इनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो वेरिएबल y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम y वेरिएबल को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। तो y2 में से y कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा, और यहाँ पर 2y में से y कॉमन जाएगा तो 2 रह जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब इन दो टर्म्स का पेयर या जोड़ा बना के इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो इन में ये जो नंबर्स आ रहे हैं 6 और 10, इसमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो देखें हमें ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो 6 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो 6 हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 6y में से 6 कॉमन लेंगे तो पीछे y रह जाएगा, और 12 में से 6 को कॉमन लेंगे यानी कि 12 पे 6 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, इसमें अब दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, और दोनों में y -2 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम y -2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ये मैंने ले लिया, पीछे हमारे पास y और +6 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पार्ट 7s में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका सोल्यूशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में आप ये देखें कि ये जो इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, इन तीनों टर्म में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, कोई मुश्तरका वैल्यू तो नहीं आ रही, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि जो दरमियान वाली टर्म है या मिडिल टर्म है, इसको हम दो टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, दो टर्म्स में डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स बन जाएंगी इस एक्सप्रेशन की। तो फिर हम दो टर्म्स का पेयर या जोड़ा बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो अब ये मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया कि उसके लिए आप ये जो थर्ड टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है +36, इसको लें, और ये जो आपके पास पहली वाली टर्म आ रही है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट का वैल्यू है, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट का वैल्यू उस वेरिएबल y के साथ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है। तो 1 को और 36 को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 36 मिलेगा। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 36 मिले, और उन दो नंबर्स को अगर आपस में हम प्लस या माइनस करें तो हमें ये +13 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 13, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं अगर ये दो नंबर ले लेता हूँ 4 और 9, इसको मल्टीप्लाई करें 36 मिलता है यानी कि ये वाली वैल्यू मिल जाती है, और इन दोनों नंबर को आपस में प्लस करें तो 13 यानी कि हमें ये वाली वैल्यू भी मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो 13 है इसको हम इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे, 4 में और 9 में, ठीक है। तो मैं इस टर्म को अब ब्रेक करके लिखता हूं तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। ये y2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और 13y को मैंने लिख दिया +4y + 9y, ठीक है। ये जो दो नंबर यहाँ पर मैंने मालूम किए थे, इन दोनों नंबर में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब ये जो 4y और 9y, ये अगर दोनों आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 13y ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह दो पार्ट में लिखें, एक ही बात है, ठीक है। और प्लस ये 36 आ गया। अब आपके पास 4 टर्म आ रही हैं, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर ये जोड़े बना के इनमें कॉमन फैक्टर देख सकते हैं। पहले आपके पास ये जो दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन फैक्टर देखें, तो इनमें y वेरिएबल दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम y वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। y2 में से y वेरिएबल कॉमन जाएगा तो पीछे y रह जाएगा, 4y में से y कॉमन जाएगा तो 4 रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया, और यहाँ पर अब ये जो दो टर्म्स हैं इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इनमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं 9 और 36, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 9 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, इसका मतलब है 9 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 9 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लिख लिया। अब 9y में से 9 कॉमन जाएगा तो पीछे 9 रह जाएगा, और 36 में से 9 को कॉमन लेंगे यानी कि 36 में 9 को डिवाइड करें तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें अब टोटल दो टर्म बन रही है, और दोनों टर्म में y +4 कॉमन आ रहा है। तो अब y +4 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये y और +9 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया। ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है।
और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 8 में, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको सोल्यूशन है। मैंने एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहले स्टेप में आप क्या करें, आप देखें कि आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जितनी टर्म्स आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही है, इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ जाएंगी, तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो ये जो माइनस एक्स यानी कि दरमियान वाली टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है अब। तो उसके लिए आपको मैंने तरीका बताया कि उसके लिए आप क्या करें, ये जो थर्ड टर्म आ रही है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है -2, इसको लें और ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है इसके साथ इस वेरिएबल एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू हो, यहां पर आप कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं, इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, तो इस 1 को और -2 को आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको -2 मिले, और उन दो नंबर्स को अगर आपस में आप प्लस या माइनस करें तो आपको -1 यानी कि जो मिडिल टर्म है इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। यहां पर आप इस वेरिएबल एक्स के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो ये -1 जो कोएफिशिएंट की वैल्यू इस मिडिल टर्म के साथ आ रही है, जब हम उन दो नंबर को आपस में प्लस माइनस करें तो हमें ये वाली टर्म मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -2 मिले। तो देखें अगर यही दो नंबर हम ले लें 1 और -2, इनको मल्टीप्लाई करें तो -2 यानी कि हमें ये वाला नंबर मिल जाता है, और इन दो नंबर को आपस में आप माइनस करें 2, तो देखिए अगर हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करें, ये -2 है ये प्लस वाले, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 2 चूंकि 1 से बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया 1 के साथ। इसका मतलब है जब हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस किया तो हमें ये -1 कोएफिशिएंट वाली वैल्यू मिली, और इनको जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें -2 यानी कि ये वाली वैल्यू मिली। तो इसका मतलब है ये जो दो नंबर है, हम ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेंगे इन दो नंबर्स के दरमियान, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अब जब ब्रेक करके लिखूंगा यानी कि मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करके लिखूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और -x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया +x -2x, यानी कि ये जो यहाँ पर 1 और -2 है, इन दो नंबर से मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखें ये x और -2x इसको आपस में आप सॉल्व करेंगे तो आपको वापस -x ही मिलेगा। तो आप ये मिडिल वाली टर्म इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह लिखें, एक ही बात, और साथ में ये -2 आ गया। अब आपके पास 4 टर्म आ रही हैं तो आप दो टर्म्स के पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। पहले ये जो पहली वाली दो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बनाएं और इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो वेरिएबल एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल एक्स को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो x2 में से x कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा, और यहाँ पर ये x कॉमन फैक्टर के तौर पे चला गया तो पीछे 1 रह गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो दो टर्म है इनका हमने पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो इनमें देखें ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पर 2 और ये 2 ये दोनों कॉमन है, तो मैंने ये -2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब यहाँ पर ये 2x में से 2 कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और ये वाला माइनस जो बाहर ब्रैकेट के बाहर आ रहा है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई उसको प्लस कर देगा, और ये वाला 2 कॉमन फैक्टर के तौर पे चला जाएगा तो पीछे यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई जिसमें कि दो टर्म्स आ रही हैं और दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है, तो x + 1 को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे ये x और -2 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट 8 है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइजेशन करनी है या हमने तजज़ी करनी है, ये हमें नीचे मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी गई हैं तो इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो अब यहाँ पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हम पीछे 2 क्वेश्चन में यूज करते आए हैं। यहाँ पर अब ये पार्ट 1 में एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो उसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब पहला स्टेप वही है, हमने ये देखना है कि हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जितनी टर्म्स भी आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही है, तो इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका वैल्यू तो नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो देखें इन तीनों टर्म्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो मिडिल वाली टर्म है या दरमियान वाली टर्म है इसको हमने 2 टर्म में ब्रेक कर लेना है, 2 टर्म में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। जब इसको 2 टर्म में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी, तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होगा। उसके लिए पहला स्टेप में आप ये करें कि ये जो थर्ड टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है +3 इसको लें, और ये जो पहली वाली टर्म है इसके साथ यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, तो इस 2 को और ये जो 3 है इसको आपस में आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिले, और उन 2 नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो आपको ये +7 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि 7, ठीक है। तो देखिए मैं अगर ये 2 नंबर ले लूं 1 और 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिलता है, यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में हम ऐड करें तो हमें 7 यानी कि ये जो हमारा मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट वाली वैल्यू है ये वाली मिल जाती है, ठीक है। तो ये वो 2 नंबर है जो कि हमें चाहिए। तो इन 2 नंबर्स को अब हम यूज करते हुए ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस मिडिल टर्म को ब्रेक करता हूं, तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये 2x2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और 7x2 मैंने ब्रेक करके लिख दिया x + 6x में, यानी कि जो हमारे पास 2 नंबर आए थे इन 2 नंबर्स में हमने इस 7x को ब्रेक करके लिख दिया।
अब ये जो मैंने x और 6x लिखे हैं, इनको अगर आपस में आप ऐड करें तो वापस आपको 7x ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह इन दो टर्म्स में लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। और प्लस ये वाला 3 मैंने लिख दिया। अब आपके पास 4 टर्म बन गई है, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर, ये जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। देखिए ये पहली वाली दो टर्म, इनके हम जोड़ा बना के इनमें से वो मालूम करते हैं, कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो देखिए वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम वेरिएबल x को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। पीछे आप देखें 2x2 में से वेरिएबल x चला जाएगा तो 2x रह जाएगा, और यहाँ पर ये x कॉमन के तौर पे चला गया तो पीछे हमारे पास 1 रह गया, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनका पेयर, ये जोड़ा बना के इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो उसके लिए जो नंबर्स आ रहे हैं 6 और 3, इनमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। तो 3 से हम ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब ये 3 कॉमन फैक्टर के तौर पे लें 6x में से, तो 6 में से 3 को कॉमन लेंगे तो 6 पे 3 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है, साथ में x आ जाएगा। और इस तरह ये 3 में से 3 को कॉमन लेंगे तो बीच आपके पास 1 रह जाएगा, क्योंकि आप 3 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। तो अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास देखें दो टर्म बन रही है और दोनों टर्म में 2x + 1 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। तो इसको अब हम कॉमन फैक्टर के तौर पे ले सकते हैं। तो मैंने ये 2x + 1 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। पीछे हमारे पास ये x और +2 +3, ये हमारे पास दो वैल्यूज रह गई, ये मैंने यहां पर लिख दी। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के लिए हमने मेथड क्या यूज किया, हमने मिडिल जो टर्म है उसको ब्रेक करके दो टर्म में उसको पहले लेके आए, फिर हमने इसको फैक्टराइज किया, इसलिए इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएगी पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सॉल्यूशन है। पहले मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, अब पहले स्टेप में आप ये करेंगे, आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं, आप ये देखें कि इन तीनों टर्म्स में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही करें कि जो मिडिल वाली टर्म है या दरमियान वाली टर्म है, इसको हम दो टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे, दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको दो टर्म में डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब ये मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं, तो उसका जो तरीका होता है, उसमें पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि आप ये जो थर्ड टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 15, इसको लें, और जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रही है, तो इस 2 को लें और 15 को लेके आपस में पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर ले। तो 2 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 30 मिले, और उन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो आपको ये 11, यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं अगर ये दो नंबर ले लूं 6 और 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैं 30 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और इन दोनों नंबर को आपस में प्लस करें तो मैं 11 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। तो हम ये जो दो नंबर है, इन दो नंबर्स में इस 11 को ब्रेक कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जब ये 11x को ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 2x2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और 11x को मैंने लिख दिया 6x + 5, यानी कि जो 6 और 5 यहाँ पर मैंने मालूम किए थे, मैंने 11 को ब्रेक करके लिख दिया 6 में और 5 में। अब ये 6x और 5x को अगर आपस में आप ऐड करेंगे तो वापस आपको 11x ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह दो पार्ट में लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। और प्लस ये 15 आ गया। अब आपके पास ये 4 टर्म बन गई है, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर बना के उनमें कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। पहले ये जो पहली वाली दो टर्म है, इनमें आप कॉमन फैक्टर देखें तो देखें पहले ये जो कोफिशिएंट वैल्यूज आ रही है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है 2 और 6 में। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो 2 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो एक तो कॉमन फैक्टर हमारा आ जाएगा 2, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो x को भी मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले दिया। तो ये 2x हमने कॉमन फैक्टर दे दिया। अब 2x को 2x2 में से कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 6x में से 2x को कॉमन लेंगे तो 2 6 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, और x जो है कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हमने जो पहले वाला पेयर है उसमें से कॉमन फैक्टर ले लिया। उसके बाद आप ये प्लस का साइन पुट करें। अब ये जो आखिरी वाला पेयर है, यानी कि लास्ट दो टर्म है, इनका जोड़ा या पेयर बना के इनमें से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो इनमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं 5 और 15, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 5 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम 5 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। अब 5 यहाँ पर 5x में से आप कॉमन फैक्टर लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, और 15 में से 5 को कॉमन लेंगे, यानी कि 15 पे 5 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 3 टाइम, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी है जिसमें कि हमारे पास दो टर्म बन गई है, ठीक है, और दोनों टर्म में x + 3 कॉमन आ रहा है। तो हम x + 3 को ये कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। पीछे हमारे पास 2x और 5 ये रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सोल्यूशन है, हमने एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में आपने ये करना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें देखें जितनी भी टर्म्स आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही है, इन तीनों टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा,
या कोई कॉमन वैल्यू तो नहीं आ रही, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो मिडिल वाली टर्म है, ये दरमियान वाली टर्म है, इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको हम दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। मैं तकरीबन हर जो भी पार्ट है उसमें सारे स्टेप रिपीट करता होता हूं, क्योंकि मैं ये अज्यूम करता हूं कि स्टूडेंट्स जो है रैंडम पार्ट्स देखते हैं। मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट शुरू से पूरी साइज देख रहे होते हैं, तो इसलिए मैं हर पार्ट में सारे स्टेप रिपीट करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हमने ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है, तो उसके लिए पहले स्टेप में हमें ये करना होगा कि ये जो आपके पास थर्ड टर्म आ रही है, यानी कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 3, इसको लें, और जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये 4 और 3 इन दोनों वैल्यूज को लेके सबसे पहले स्टेप में आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 यानी कि ये वाला नंबर मिले, और उन दो नंबर को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें ये 13 यानी कि जो मिडिल टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए, मैं अगर ये दो नंबर ले लूं 1 और 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमें मिल जाता है। और अगर इन दोनों नंबर को आपस में प्लस करें तो हमें 13 मिलता है, इसका मतलब है कि ये वाला नंबर भी हमें मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर है जो कि हमें चाहिए। हम इन दो नंबर्स में ये जो 13 है इसको ब्रेक कर लेंगे या इसको हम तकसीम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म को अब हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये 4x2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और 13x को मैंने लिख दिया x प्लस 12x, इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया। जो मैंने 1 और 12 यहां पर मालूम किया था, इन दोनों नंबर्स में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब देखें, ये जो x और 12x मैंने लिखा है, इनको ऐड करेंगे तो वापस आपको 13x ही मिलेगा। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह दो टर्म्स में लिखते हैं, एक ही बात है। और प्लस ये 3 आ जाता है। अब आपके पास 4 टर्म बन गई है, तो आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो देखें, पहला ये जो दो टर्म है इनका पेयर बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो इन दोनों में जो वेरिएबल x है ये कॉमन फैक्टर के तौर पे आ रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल x आ रहा है। तो हम x को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, तो 4x2 में से x जाएगा कॉमन, तो पीछे 4x रह जाएगा, और यहाँ पर ये x कॉमन चला गया तो पीछे 1 रहेगा। उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट किया। अब ये दो जो टर्म है इनका पेयर या जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखें, तो ये जो नंबर आ रहे हैं 12 और 3, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। हमें ऐसा नंबर चाहिए या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया कॉमन फैक्टर के तौर पे। अब 3 को पहले 12x में से कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, तो 12 में से 3 को कॉमन लेंगे, यानी कि 12 पे 3 को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम, और साथ में x आ गया। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। उसके बाद ये 3 को हम कॉमन लेंगे कॉमन फैक्टर के तौर पे, तो बीच हमारे पास 1 रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें देखें दो टर्म्स बन गई हैं और दोनों में 4x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। तो 4x प्लस 1 को मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे ये x और प्लस 3 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। इसका सोल्यूशन है, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। पहले स्टेप में आपने ये करना है कि आपने देखना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही हैं, इन तीनों टर्म्स में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मिडिल वाली टर्म है या दरमियान वाली टर्म है, इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, यानी कि इसको हमने दो टर्म में डिवाइड करना है। ठीक है, जब हम इसको दो टर्म में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे। तो अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो उसका क्या तरीका होता है? पहले स्टेप में आपने ये जो थर्ड वाली टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 2, इसको लेना है, और जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो 3 और 2 ये दोनों वैल्यू लेके इनको आप पहले स्टेप में आपस में मल्टीप्लाई कर ले। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए कि उन दो नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 यानी कि ये वाला नंबर मिले, और अगर उन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो आपको 5 यानी कि ये जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 5, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए, अगर ये दो नंबर मैं ले लूं 3 और 2 को, इनको मल्टीप्लाई करें मैं 6 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है, और इन दोनों को अगर आपस में प्लस करें तो 5 यानी कि हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। तो ये वो दो नंबर है जो कि हमें चाहिए। हम इस 5 को ब्रेक करके लिख लेंगे इन दो नंबर में, इन दो नंबर्स में हम इसको डिवाइड करके लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं अब ये 5x को ब्रेक करके लिखता हूं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने 3x2 एज इट इज लिख दिया, 5x को मैंने ब्रेक कर दिया 3x प्लस 2x में। ये जो 3 और 2 यहाँ पर मैंने मालूम किए थे, इन दोनों नंबर में मैंने इस 5 को ब्रेक करके लिख दिया। अब ये 5x, अब ये जो 3x और 2x मैंने लिखा है, दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपको वापस 5x ही मिलेगा। तो आप 5x को इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके दो टर्म्स में लिख दें, एक ही बात है। और प्लस ये वाला 2 मैंने पुट कर दिया। अब आपके पास टोटल यहाँ पर 4 टर्म बन गई है, तो अब आप दो टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें कॉमन फैक्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो पहली वाली दो टर्म है इनमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखें 3x यहां पर भी आ रहा है, 3x यहां पर भी आ रहा है, तो हम 3x को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। 3x को मैंने कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, तो 3x2 में से 3x कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा, और ये 3x पूरा कॉमन चला गया तो पीछे 1 रह गया। उसके बाद ये प्लस का साइन इनपुट किया। अब ये दो टर्म है, इनका पेयर या जोड़ा बना के हमने कॉमन फैक्टर देखना है, तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया।
2x में से 2 कॉमन जाएगा तो x रह जाएगा और ये 2 कॉमन के फैक्टर के तौर पे चला गया तो पीछे 1 रहेगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है जिसमें कि दो टर्म्स बन गई हैं और दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम x प्लस 1 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे, पीछे ये 3x प्लस 2 रह गया, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 5, इसमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सॉल्यूशन है। मैंने एक्सप्रेशन को पहले लिखा, अब पहले स्टेप में अभी देखें कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है इसमें जितनी टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको अब हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे 2 टर्म में तो टोटल हमारे पास 4 टर्म बन जाएगी, तो फिर हम 2 टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये जो मिडिल वाली टर्म है -11y, इसको हमने ब्रेक करके लिखना है। उसका तरीका मैंने आपको बताया कि पहले स्टेप में आप ये जो थर्ड वाली टर्म आ रही है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है +6, इसको लें, और ये जो फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 3, इसको लें, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो देखिए इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 मिलेगा हमें। ठीक है, अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 18 मिले, और उन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमें -11 यानी कि जो मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखें मैं अगर ये 2 नंबर ले लूं -2 और -9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है, 2 9 से मल्टीप्लाई के 18 हो जाता है, तो ये हमें 18 यानी कि ये वाला नंबर मिल जाता है। और इन दोनों नंबर को आपस में हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -11 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मिडिल टर्म की जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये भी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ये 2 नंबर चाहिए थे, इन 2 नंबर्स में अब हम ये जो 11 है इसको हम ब्रेक कर लेंगे या तकसीम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इस मिडिल वाली टर्म को जब ब्रेक करके लिखूंगा तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 3/2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया और 11y को मैंने लिख दिया -2y -9y, यानी कि जो -2 और -9 यहाँ पे मालूम किए थे मैंने इन दोनों नंबर में इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब ये जो -2 और -9y मैंने लिखा है इन दोनों को अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो आपको वापस -11y यानी कि यही वाली टर्म मिलेगी। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह 2 टर्म्स में लिखें, एक ही बात है। और प्लस ये वाला 6 मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये 4 टर्म वाली एक्सप्रेशन बन रही है, तो अब आप 2 टर्म्स के पेयर ये जोड़े बना के इनमें कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। पहले ये जो पहली वाली 2 टर्म है इनका अगर हम पेयर बनाए और इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो देखें वेरिएबल y यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम y वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। तो 3y 2 में से y जाएगा कॉमन फैक्टर के तौर पे तो पीछे 3y रह जाएगा, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया और 2y में से y कॉमन जाएगा तो पीछे 2 रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट किया और अब इन 2 टर्म्स को आपस में पेयर या जोड़ा बना के हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो इनमें ये जो नंबर्स आ रहे हैं 9 और 6 इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 3 को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 3 को 9y में से जब कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, पहले 9 में से 3 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लें तो ये 3 3 9 हो जाता है। आपने 9 पे 3 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, और साथ में ये y आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट वाला बाहर जो माइनस आ रहा है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देगा और 6 में से 3 को कॉमन लेंगे यानी कि 6 पे 3 को डिवाइड करें तो ये इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है जिसमें कि टोटल 2 टर्म बन गई हैं और दोनों टर्म में 3y - 2 ये कॉमन यहाँ पर भी आ रहा है, देखें यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेंगे। ये मैंने ले लिया और पीछे ये y - 3 रह जाता है, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका सॉल्यूशन है। मैंने एक्सप्रेशन को पहले लिखा। अब पहले स्टेप में आप देखें कि इसमें ये जो 3 टर्म्स आ रही हैं इन तीनों टर्म में कोई कॉमन वैल्यू या मुश्तरका फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि जो मिडिल वाली टर्म है, दरमियान वाली टर्म है, इसको 2 टर्म में ब्रेक कर दें, इसको 2 टर्म में तकसीम कर दें। ठीक है, जब आप इसको 2 टर्म में ब्रेक करके लिखेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म आ जाएंगी। तो फिर हम 2 टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर्स मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखें इस -5y को हमने ब्रेक करके लिखना है। तो उसके लिए पहला स्टेप हमने ये करना है, मैंने आपको बताया कि आपने जो थर्ड वाली टर्म है उसको लेना है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, इसको लेना है। और जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रही है, तो ये वाला 2 ले लें और ये वाला 2 ले लें और इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको 4 मिले, और उन दोनों नंबर को आपस में अगर आप प्लस या माइनस करें तो आपको -5 यानी कि जो ये मिडिल वाली टर्म है इसकी जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है -5 ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं ये -1 और -4 ये वो 2 नंबर ले लूं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इन दोनों नंबर को आपस में हम सम करें, दोनों के साथ चूंकि सेम साइन है तो इनको आपस में हम ऐड करेंगे
तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। तो हमें ये वाला जो वैल्यू है ये वाली भी मिल जाती है। इसका मतलब है ये वो दो नंबर हैं जो कि हमें चाहिए थे। हम ये जो -5 है इसको ब्रेक कर लेंगे -1 में और -4 में, ठीक है। तो मैं अब ये मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करके लिखता हूं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। ये 2y2 तो मैंने एज इट इज लिख दिया और -5y को मैंने ब्रेक करके -5 और -4y मैंने लिख दिया, यानी कि ये जो दो नंबर मैंने मालूम किए थे इसमें इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, प्लस ये वाला 2 मैंने डाल दिया। अब देखें जो मैंने ब्रेक करके लिखा है -5 -y और -4y, इन दोनों को ऐड करें तो आपको -5y मिलेगा, ठीक है। तो आप ये टर्म इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह दो टर्म में लिखें, एक ही बात है, ठीक है। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बनी इसमें टोटल 4 टर्म बन गई है। अब आप दो टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो पहली वाली दो टर्म है इनमें हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखें ये वेरिएबल y यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो हम y वेरिएबल को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लेते हैं। 2y2 में से वेरिएबल y कॉमन जाएगा तो पीछे 2y रह जाएगा, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और ये y जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये जो दो टर्म है इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो अब ये जो दो नंबर आ रहे हैं 4 और 2, इनमें हमने कॉमन वैल्यू देखनी है, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 2 को कॉमन फैक्टर लेंगे जब 4y में से, तो 4 में से 2 कॉमन लें, यानी कि 4 पे 2 को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, साथ में y आ गया। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देगा और 2 को हम जब कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसमें आपके पास अब टोटल 2 टर्म बन गई और दोनों टर्म में 2y -1 ये कॉमन आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो ये 2y -1 को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। पीछे ये y और -2 रह जाएगा, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 7 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो इसको अब हमने फैक्टराइज करना है, इसका सॉल्यूशन है। मैंने एक्सप्रेशन को लिखा, पहला स्टेप है। तो आप ये देखें कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जितनी भी टर्म्स आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही है, इन तीनों टर्म में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो इन तीनों टर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे, जो मिडिल वाली टर्म है इसको अब आप 2 टर्म में ब्रेक कर लें, 2 टर्म में आप डिवाइड कर लें। जब आप मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड करके लिखेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर हम 2 टर्म्स के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो अब -11z इसको हमने ब्रेक करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने ये जो थर्ड टर्म है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 6, इसको लें और फर्स्ट टर्म में ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है 4, इसको लें। इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें पहले स्टेप के तौर पे, ठीक है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 24 मिले, और उन दोनों नंबर को आपस में अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमें -11, यानी कि जो मिडिल टर्म में इसके साथ जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है -11, ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं अगर ये 2 नंबर ले लूं -8 और -3, इन दोनों को अगर आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है और 8 3 से मल्टीप्लाई करके 24 हो जाता है। तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है। और अगर इन दोनों नंबर को आपस में हम ऐड करें, दोनों के साथ चूंकि सेम साइन है तो हम इनको ऐड करेंगे, -8 और -3 ऐड हो गया तो ये -11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो ये वो 2 नंबर हैं जो कि हमें चाहिए। हम ये -11 को ब्रेक कर लेंगे इन 2 नंबर्स में, ठीक है। तो मैं अब इस मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करके लिखूंगा तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 4z2 को तो मैंने एज इट इज लिख दिया और -11z को मैंने ब्रेक करके लिख दिया -8z और -3z में, ठीक है। यानी कि जो -8 और -3 हमने मालूम किए थे, इन दोनों नंबर में मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अभी जो मैंने -11 -8z और -3z ये 2 वैल्यूज लिखी हैं, दोनों को आपस में आप ऐड करें तो वापस आपको -11z यही वाली टर्म मिलती है। तो आप इस टर्म को इस तरह लिखें या इस टर्म को ब्रेक करके इस तरह 2 टर्म में लिखें, एक ही बात है। और प्लस ये वाला 6 आ गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है जिसमें कि 4 टर्म बन रही है और अब आप 2 टर्म्स के पेयर ये जोड़े बना के इनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो पहले ये जो 2 टर्म है इनका जोड़ा या पेयर बनाएं और इनमें कॉमन फैक्टर देखें। तो देखें इन दोनों में यहां पर अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स में यहां पर ये 4 और 8, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर होगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं या कोएफिशिएंट वैल्यूज है इनमें तो कॉमन फैक्टर 4 आ जाएगा। और वेरिएबल z यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो दूसरा जो कॉमन फैक्टर होगा वो वेरिएबल z हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 4z हमारा कॉमन फैक्टर के तौर पे आ जाएगा। तो ये मैंने इसको कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया। अब 4z2 में से 4z जाएगा कॉमन तो पीछे z रह जाएगा, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। और 8z में से 4z को कॉमन लेंगे तो 8 में से 4 को कॉमन लेंगे, यानी कि 8 पे 4 को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देगा 2 टाइम और z जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे चला गया तो हमारे पास ये -2 यहां पर रह जाएगा, ठीक है। और फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया। अब आप ये जो 2 टर्म है इनका पेयर ये जोड़ा बना के इनमें कॉमन फैक्टर देखें तो इनमें ये जो नंबर आ रहे हैं 3 और 6, इनमें हमने कॉमन फैक्टर देखना है, यानी कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए या ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो इन दोनों को 3 से डिवाइड किया जा सकता है।
तो मैंने 3 को जो है कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, ठीक है। तो अब 3z में से 3 को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे तो पीछे z रह जाएगा, और उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कर इसको माइनस कर देगा, और 6 में से 3 को कॉमन लेंगे, यानी कि 6 पे 3 को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रही है। इसमें देखें अब दो टर्म्स बन गई हैं और दोनों टर्म में z-2 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो अब इसको आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें। तो ये मैंने z-2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लिया, पीछे ये 4z और -3 रह जाते हैं, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आगे जी पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है। तो इसको अपने फैक्टराइज करना है, इसका सोल्यूशन है। पहले स्टेप में आप देखेंगे इन यहाँ पर जो 3 टर्म्स आ रही हैं, इन तीनों टर्म्स में कोई मुश्तरका वैल्यू या कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, तो इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर या मुश्तरका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको हमने ब्रेक करके लिखना है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको जब आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म बन जाएगी। तो फिर आप 2-2 टर्म के पेयर या जोड़े बना के उनमें से कॉमन फैक्टर मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो अब ये जो 7x है इसको हमने ब्रेक करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आप क्या करें। आप ये जो कांस्टेंट वाली वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू लें, यानी कि 6, और ये जो हमारे पास ये जो लास्ट वाली टर्म आ रही है इसमें ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू आ रही है -3, ये 2 वैल्यूज लें और इनको आपस में आप पहले स्टेप में मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। तो देखें 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -18 मिलेगा, ठीक है। अब आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए कि उन 2 नंबर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपको -18 यानी कि ये वाला नंबर मिलना चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को अगर आपस में आप प्लस या माइनस करें तो आपको ये 7 यानी कि ये जो मिडिल टर्म के साथ कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखिए मैं अगर ये 2 नंबर ले लूं -2 और 9, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -2 9 से मल्टीप्लाई के 18 मिलेगा, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर हमें मिल जाता है। और अगर इन दोनों नंबर को आपस में हम प्लस करें तो ये +9 और -2, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ये वाला नंबर भी मिल जाता है। तो ये वो 2 नंबर हैं जो कि हमें चाहिए। हम ये जो 7 है इसको ब्रेक करके लिख लेंगे -2 में और +9 में, ठीक है। तो मैं 7x को ब्रेक करके लिखूंगा तो हमारी एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। देखें ये 6 मैंने एज इट इज लिख दिया और 7x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया -2x +9 में, यानी कि जो -2 और 9 यहाँ पे मालूम किए थे मैंने 7 को ब्रेक करके इन दोनों नंबर में लिख दिया। अब ये जो मैंने -2x और +9x लिखा है इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको 7x ही मिलेगा। तो आप 7x को इस तरह लिखें या इसको ब्रेक करके इस तरह 2 टर्म में लिखें, एक ही बात है। उसके बाद ये -3x2 मैंने लिख दिया। अब आपके पास देखें 4 टर्म्स आ रही हैं तो इनमें अब आप कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं 2-2 टर्म्स के पेयर बना के, 2-2 टर्म्स के जोड़े बना के। तो पहले ये जो पहली वाली 2 टर्म है इनका हम पेयर बनाते हैं और इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इनमें ये जो नंबर आ रहे हैं 6 और 2, इनमें हमें कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो उसका मतलब है 2 जो है हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये मैंने 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पर ले लिया। अब 6 में से 2 को कॉमन फैक्टर के तौर पे लेंगे, यानी कि 6 पे 2 को डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम। उसके बाद ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और 2x में से 2 कॉमन जाएगा तो पीछे x रह जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया। अब ये 9x और 3x2 इनका पेयर बना के में हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो पहले ये जो नंबर्स हैं 9 और 3 इनमें कॉमन फैक्टर देखें, यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो एक तो हमारा कॉमन फैक्टर 3 हो जाएगा और उसके बाद वेरिएबल x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो वेरिएबल x भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब है 3x हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब 3x को 9x में से कॉमन लेंगे तो आपके पास पीछे 3 रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 में से 3 जब कॉमन लेंगे तो 9 में 3 को डिवाइड करें 3 आ जाएगा और ये x जो है कॉमन चला गया तो ये 3 आ गया यहाँ पे। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और 3x2 में से 3x को कॉमन लेंगे तो पीछे x रह जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी जिसमें टोटल 2 टर्म आ रही है और दोनों टर्म में 3 - x कॉमन आ रहा है। तो अब 3 - x को आप कॉमन फैक्टर के तौर पे ले लें, पीछे आपके पास ये 2 और +3x रह जाता है, इनको मैंने लिख दिया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है और साथ ही एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आपके आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।